आज हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन। उसमें हमने कल क्या पढ़े थे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे अपन पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या पढ़ेंगे कि इसका अगर समझ लो, इमेजिन करो यहाँ पे एक मछली है, बराबर, ये समझ लो सन है, ये हम है। ओके, ये हम है। तो अगर सन से क्या हो रहा है, ब्लू वाली मार्कर समझो, सन से क्या आ रही है, लाइट यहाँ पर भी आ रही है और डायरेक्ट हमारे आंखों पर भी आ रही है, बराबर। तो अपन ने रे ऑप्टिक्स में पढ़े, यहाँ पे क्या होगा, वाटर है, रिफ्लेक्शन होगा, बराबर, कुछ ऐसा इधर भी होगा, ये समझा। अब देखो क्या होता है, हम अगर यहाँ पे लाइट नहीं रहती तो इस लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से वहां पे अपन को जो लाइट सनलाइट ज्यादा दिखेगी, एक्चुअली वो किस हमको क्लियरली दिखेगी क्या, नहीं। इमेजिन हो रहा है क्या सबको, ये जो पानी के अंदर फिश है ना, क्लियरली हमको दिखेगी नहीं, क्यों नहीं दिखेगी, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। इस सन की लाइट होती है, डायरेक्ट हमारे आंख में आती है, इसलिए वो डायरेक्ट सनलाइट ऐसे हमको सरफेस पे दिखती है, मतलब वो सन की शैडो दिखेगी। और यार देख, अब ज्यादा अपन फोकस करें तो दिखेगी, पर एक ब्लर दिखेगी, क्लियरली नहीं दिखेगी। इवन अपन देखते होंगे तुमने, अगर मोबाइल के स्क्रीन की अपन फोटो दूसरे मोबाइल से लेते हैं तो एकदम क्लियर नहीं आती, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, वो स्क्रीन हमको प्रॉपर दिखती नहीं। तो हम इस डिफेक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन। अगर यहाँ पे हम जो ग्लास पहनते हैं, पोलराइज ग्लास पहनते, तो उससे क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन वाली रिफ्लेक्टेड रे होती है उनको इग्नोर करके इनडायरेक्ट इसको हम देख सकते हैं। अब पोलराइजेशन का एक ही यूज नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूज है। जैसे कि स्पेस में आप देखो, सन, आप चंद्रयान, मतलब चांद से अपन स्पेस तक, अर्थ तक अपन सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो एक सिग्नल वेव के फॉर्म में ही जाते हैं ऑब्वियसली। तो अब वेव मतलब वो सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए भी होते हैं, और हर इसमें अपन ने वेव में पढ़े भी थे कि वेव्स के काय में यूज होते हैं। तो हर जगह पे हमारे वेव के यूज है। पर जैसे अपन स्पेस से अपन बात कर रहे थे, अभी रिसेंटली चंद्रयान हुआ, चंद्रयान की बात करते हैं, तो चंद्रयान से कुछ यहाँ पे सिग्नल आते हैं। तो स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट है, बहुत कुछ है, उनके भी सिग्नल है, बराबर। तो सबको बाजू में रख के जो नेसेसरी सिग्नल है उसी को हम यहाँ तक लाते हैं। वो काय की हेल्प से करते हैं अपन, पोलराइजेशन के। अगर पोलराइजेशन की यूज देखना चाहोगे, हर सेक्टर में पोलराइजेशन, मतलब जहाँ पे सिग्नल कम्युनिकेशन हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, इवन अपने साउंड हो, हर जगह पे अपन पोलराइजेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे है। तो अगर यहाँ पे हमारे चश्मे में पोलराइज ग्लास रखते हैं तो हमको ये फिश क्लियरली दिख सकती है। तब उसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो हमको बीच में नहीं आएगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तुमने रास्ते से जा रहे हो रात के टाइम में, देखो आगे से कोई ट्रक आता है, तो जो बल्ब होते हैं, तो एकदम आंख पे लाइट आने की वजह से जो ट्रक ड्राइवर कौन है, ट्रक है या कार है, वो भी नहीं समझ पाते। पर अगर हमारे पास पोलराइज ग्लास हो तो जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अवॉइड करके अपन डायरेक्ट वो ट्रक की लाइट है, कार की है या जीप की, वो हम देख सकते हैं। ओके, मतलब समझ रहे हो कि पोलराइज ग्लास का क्या यूज होता है। ओके, तो अब हम वेव ऑप्टिक्स में एक्चुअल में इसके बुक में क्या थ्योरी दी है वो पढ़ेंगे। पहले समझे ना मेन पोलराइजेशन का यूज क्या होता है। अब क्या होता है, समझो ये कोई शीट है, ये पोलराइज शीट है, समझे। यहां से कोई पॉइंट सोर्स है और यहां से ऐसे लाइट रे
आ रही है, बराबर। और इसमें हमने ये पोलराइड है इसको। तो इसमें क्या होते हैं, जो ये प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, मतलब लाइट यहाँ से पॉइंट सोर्स है, यहाँ से लाइट इधर आ रही है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। तो इसमें वेव जो होती है ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होती है, मतलब इधर ऐसे आ रही है वेव, तो ये ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, पूरे 360 कैसे भी हो सकते हैं, तो भी परपेंडिकुलर। समझो मैं इसमें समझने के लिए दो वेव निकाल रहा हूं, एक ये हो गई और दूसरी वेव, मतलब ये समझ लो कि हॉरिजॉन्टल है ये ब्लैक वाली, और ये ब्लू वाली वर्टिकल है। मतलब ये ब्लू वेव और ब्लैक वेव एक दूसरे को क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। तो पोलराइड का क्या फंक्शन होता है कि इसमें एक वेव को, इसमें सिर्फ जैसे मतलब है दो ही वेव निकाले तो ऐसे पूरे अराउंड पूरे मल्टीपल वेव होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में। हमको सिर्फ यूनिफॉर्म, मतलब सिर्फ ये ब्लैक वाली वेव को इग्नोर करके यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, जो ब्लू वाली वेव होती है सिर्फ उसी वेव को पास होने देगा। मतलब हम इस, मतलब उधर से सोर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी। अगर अपन मॉडर्न फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ते तो क्या बोलेंगे कि इधर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, हमको जो नेसेसरी है, या अपन कॉल करते हैं किसी को, तो ऑलरेडी बहुत सारे मल्टी एट द टाइम बहुत सारे लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं, पर सही जगह पे सही सिग्नल ले जाना, ये भी क्या हो गया पोलराइड का फंक्शन। उसी तरह से हमको जो वेव रिक्वायर्ड है उस डायरेक्शन में रहेगी, तो इसमें एक है समझिए वर्टिकल है ना, तो इसमें जो वर्टिकल वेव रहेगी वही पास करेगी, बाकी जो ये मतलब इसमें समझ लो छोटा सा एक होल है, बराबर। तो ऐसा समझ लो कि जो वर्टिकल होल है, तो जो वर्टिकल वेव रहेगी सिर्फ वही पास होगी, बाकी सारे वेव अटक जाएंगे, तो बाकी के वेव यहाँ पे नहीं आएंगे। तो जो हमको देखना है या जो हमको चाहिए वही इंफॉर्मेशन या वही वेव हम तक आएगी, वही होता है पोलराइजेशन। समझा? पोलराइजेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ पोलराइड ग्लास। समझा क्या? सबको समझा? ओके। तो उसके बाद जो इसमें क्या होती है, जो मल्टीपल फंक्शन समझा ना सबसे पहले, इसमें जो जितने भी मल्टीपल वेव्स होते हैं उन सारे वेव को इग्नोर करके जो रिक्वायर्ड हमको वेव रहते हैं उसी को पास करता है। अब सबसे पहले उसके टेपिंग मतलब थ्योरी लिख लो पोलराइजेशन की, क्या होता है पोलराइजेशन करके, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। The phenomena of restructuring restructuring of electric vector of light into a single direction is called polarization। मतलब क्या होता है कि बाकी जितने मल्टीपल है उसको रिस्ट्रक्ट करके सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में ही वेव जो होती है उसी को पास आउट करती है। समझा? पहले हमने समझ लेते, लिख रहे हैं समझने के लिए। उसके बाद एक प्लेन ऑफ पोलराइजेशन करके टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या होता है, अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। मतलब ये क्या होगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, वो कैसे रहता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। अब प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है वो लिखो, अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, अ प्लेन कंटेनिंग द वाइब्रेशन of polarized light is called plane of vibration। A plane containing vibration of polarized light is called plane of vibration। ओके। उसके बाद एक छोटा सा लॉ है, उस लॉ का नाम है
लॉ ऑफ मालस। क्या है? लॉ ऑफ मालस। जो हमने स्टार्टिंग में पहले आई थिंक वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देख रहे थे, कोहेरेंट सोर्सेस, उसमें हमने कुछ इंटेंसिटी के बारे में पढ़े थे। उसने इसने क्या कहा, इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द cos थीटा। ओके, ये लॉ ऑफ मॉलस। तो लॉ ऑफ मॉलस इन वर्ड में क्या लिखोगे? व्हेन अ बीम इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, when a beam is completely plane polarized light is incident on an analyzer, the intensity of transmitted light from analyzer is directly proportional to square of the cosine of the angle between plane of transmitter, cosine of the angle between plane of transmission। हो गया। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर, मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने कहा बारीक होल है, तो उसके बीच में जो एंगल कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली कॉस, मतलब कॉस 1 कब रहेगा? जब 0 डिग्री पे, 0 या 180 डिग्री पे, मतलब ऐसा वर्टिकल होल है, तो जो भी परपेंडिकुलर ये होंगी इसके अराउंड, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के अराउंड जो भी एक्स्ट्रा वेव होंगी, उन सब के बीच का एंगल तो सबको रिस्ट्रिक्ट करता है ना। तो सिर्फ ये कब वो पॉसिबल होगा? जब 0 हो गया 180 होगा, तब ये पास आउट होंगी ना। ये रिलेशन उसने कोसाइन एंगल इनके बीच का ये रिलेशन लिया, मालस, लॉ ऑफ मालस। मालस का एक साइंटिस्ट है। उसके बाद हमने उस दिन लिखा था ब्रेउस्टर लॉ पढ़ा था, पर फिर से नोट कर लो, आपके न्यू सिलेबस में आई थिंक नहीं है, पर हेल्प के लिए प्रॉब्लम भी इजी होते हैं, इसलिए नेक्स्ट लॉ है हमारा ब्रेउस्टर्स लॉ। उसमें क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज इक्वल टू tan इंसिडेंट पोलराइजेशन एंगल म्यू। अब इसमें ब्रेउस्टर लॉ में क्या लिखोगे? व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP, ये जो IP है वो, when unpolarized light is incident at an angle of polarization on a interface, on the interface separating the air from the medium of refractive index। बराबर अपन इसको ब्रेउस्टर लॉ को समझने के लिए स्टार्टिंग में वो मछली वाला एग्जांपल लिए थे। समझो, ये सन से जो लाइट आती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, कुछ रिफ्रैक्ट होती है, बराबर ना। सनलाइट पानी के अंदर भी जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं IP, और ये जो अंडर वाटर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, इन दोनों की, इसका और इसका जो रिलेशन है कुछ इस तरह से है, समझे? उसको, इस रिलेशन को हम बोलते हैं ब्रेउस्टर लॉ। ये स्टेट एग्जाम जैसे एमएसटी, सीईटी, बीकॉम, डीकॉम के लिए हो या इंजीनियरिंग के लिए हो, इसके लिए डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। स्टेट एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना हो गया। और मैंने फिर भी इसके थ्रू हमको ये क्या पता चलता है, क्या tan IP के थ्रू स्नेल्स लॉ से मॉडिफाई किया है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ R होता है इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ओके, इतना समझा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के ऊपर की थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई, तो अपन प्रॉब्लम करेंगे।